Good morning everyone. Class 8th subject Social Studies, Civics, Chapter 1st, the Indian Constitution. I told you about the key features and the introduction of the Constitution. Now we have to see the second key feature of the Indian Constitution. First, let's take a short revision of the last class. In the last class I told you फर्स्ट की फीचर होता है फेडरलिज्म. उसमें ये होता है कि हर एक पर्सन को पर्टिकुलर डिसीजन लेने का राइट होना चाहिए ताकि वो क्या कर सकता है, डिसीजन लेकर के अपनी विश के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, अपने लीडर को इलेक्ट करने का काम कर सकता है. बिल्कुल सेम ऐसे ही डिसीजंस जो सबके लिए इक्वल होगा, सबके लिए जो लीडर अपॉइंट होगा वो सबके लिए इक्वल काम करेगा. ठीक है. और पर्टिकुलर जो किसी एक कैटेगरी और कास्ट पे जो प्रेशर दिया जाता था सिर्फ उसी का ध्यान रखा जाता था, ऐसा कुछ नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब है पार्लियामेंट्री फॉर्म है जो है वो गवर्नमेंट की, वो क्या होती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडिया में जो गवर्नमेंट रूल करेगी उसके गवर्निंग करने का पैटर्न जो होगा वो पार्लियामेंट्री होगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा. इट मीन्स राज्यसभा एंड लोकसभा टू पार्ट्स में डिवाइड होगी. इंडिया की जो गवर्नमेंट होगी वो टू पार्ट्स में काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बेस पे. हालांकि इसमें थर्ड गवर्नमेंट और आती है, वो दैट इज़ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो स्टेट लेवल के अलावा जो उससे नीचे आ जाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक एंड विलेज लाइक ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, उसके अकॉर्डिंग काम करती है. लेकिन मेन तो ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो वर्क कर रही है वो राज्यसभा और लोकसभा के बेस पे होगी. सारे डिसीजंस जो होंगे वो इन दोनों डिपार्टमेंट के अंदर, ये जो दोनों पार्लियामेंट बनेंगे इस सिस्टम के अंदर पूरा के पूरा डिसीजंस लेने से पहले प्रपोजल ऑफ़र किया जाएगा, उसके बाद उसको एक्सेप्ट किया जाएगा. द डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट that you just read about they consist of representatives who are elected by the people. Your class 7th book began with the story of Kanta who was standing line to vote during an election. ये क्लास 7 की बात बता रहा है जिसमें कांता की स्टोरी होती है, उसके बारे में होता है. बट हमें एक्चुअली अभी जो 8th क्लास के अकॉर्डिंग वो देखना है. कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का क्या करता है, इस चीज़ की गारंटी लेता है. एक तो यूनिवर्सल एडल्ट सरफेस की लेता है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होता है, उसका मीनिंग ये होता है कि हर एक पर्सन को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का और वोट देने का राइट होना चाहिए. ठीक है. पहले क्या होता था, काफ़ी कंट्रीज़ में भी ये चीज़ हो चुकी है. यू विल रीड इट इन द 9th क्लास ऑल्सो कि पहले क्या होता था, पर्टिकुलर जो कैटेगरी होती थी, जो रिच लोग होते थे, सिर्फ उन्हीं को राइट्स होता था, या फिर ये सारे जो इलेक्शन के राइट्स होते वो सारे सिर्फ उनको होते थे. या फिर ये होता था कि जो कैटेगरी में भी आ रहा है कि रिच भी है प्लस सिर्फ मेल को होता था, फीमेल को नहीं राइट बनता था, और उसमें भी एक एज जो होती थी वो डिफाइन नहीं होती थी. लेकिन अब ऐसा हो गया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यही डिमांड थी और पूरी भी हुई थी कि एक पर्सन की एक एज डिसाइड कर दी जाएगी, उस एज में वो क्या करेगा, डिसीजन लेगा. और 18 ईयर की जो एज होती है उसमें एक पर्सन को एडल्ट मान लिया जाता है, कोई भी गर्ल और बॉय हो. तब माना जाता है कि उसको समझ हो जाती है कि हु विल बी बेटर फॉर दैम, उनके लिए कौन ज़्यादा अच्छा रहेगा और किसको उनको लीडर बनाना चाहिए. तो एक एडल्ट फ्रेंचाइजी ये थी कि सारे सिटीजन्स के लिए, सारे इंडियन के लिए, वो कहीं भी रहता हो, इवन वो अगर महाराष्ट्रियन है या साउथ इंडियन है या गुजराती है या राजस्थानी या कोई भी है, तो उसको राइट है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और अपनी चॉइस से क्या कर सकता है, अपने लीडर को इलेक्ट करने का काम कर सकता है. Now, when they are making the constitution, the member of the Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for adult surface and that this would help encourage a democratic mindset. देखो, एडल्ट फ्रेंचाइजी का अगर होता है तो ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सक्सेस होती है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मीनिंग ये होता है कि पब्लिक के लिए रूल करेगा, अगर कोई भी करेगा
और पब्लिक के विश के अकॉर्डिंग करेगा। तो पब्लिक की विश तभी तो होगी जब सब लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। अगर अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलने वाली है तो फिर तो डेमोक्रेसी हुई ही नहीं कोई। तो ये था कि एडल्ट फ्रेंचाइजी इसलिए डाली जाएगी जिससे सारे लोगों का एक माइंड सेट हो जाएगा, सबको डेमोक्रेसी मिलेगी, एक पर्टिकुलर लिबर्टी जो होती है वो सबको मिल जाएगी। दिस मीन्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, और लोगों का डायरेक्ट रोल हो जाएगा कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं। हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री irrespective of his her social background can also contest in elections. These representatives are accountable to the people. You will read more about why representation is crucial to democratic functioning in Unit 2 of this book. इसका सेकंड यूनिट में हम ये चीज़ देखेंगे कि ये चीज़ें क्यों ज़रूरी होती है। जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर फंक्शन क्या होता है। अगर इलेक्शन ही करना है और रिप्रेजेंटेटिव को पब्लिक के अकॉर्डिंग ही काम करना है तो फिर रिप्रेजेंटेटिव की नीड ही कहाँ है। पब्लिक खुद भी तो अपना काम कर सकती है ना, लेकिन फिर भी इसकी नीड क्यों पड़ती है वो हम यूनिट 2 में देखेंगे। बट इन दिस चैप्टर हमें ये बस ये देखना है कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों हो रही है और कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया हुआ है, क्यों बनाया हुआ है और कैसे उसको डिवाइड किया हुआ है, वो वर्क कैसे करता है, उसका फंक्शनिंग कैसे होता है, एग्जीक्यूट कैसे कर रहा है वो अपने इन सारे बेसिस पे जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये वाला सब हम देखेंगे नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसमें। थर्ड नंबर का जो की फीचर है हमारा वो होता है सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब सेपरेशंस क्या हो जाते हैं, देखो सेपरेशन ज़रूरी होता है। सेपरेशन क्यों ज़रूरी होता है, किसी भी चीज़ को अगर आप बेटर वे में प्रेजेंट करना चाहते हो या करना चाहते हो तो ज़रूरी है हम उसको सेपरेट कर लें, राइट। इट इज़ सेम लाइक आपको जैसे बहुत अच्छे मार्क्स लाने, इफ़ यू वांट टू गेट अ गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन और एनुअल एग्जामिनेशन देन यू हैव टू डिवाइड योर सिलेबस, राइट। यू हैव टू डिवाइड योर पर्टिकुलर टाइम पीरियड। आपको क्या करना होगा, अपना टाइम, अपना शेड्यूल बनाना होगा और पूरे सिलेबस को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। जो जनरली स्कूल्स में होता है कि पहले कुछ टेस्ट होते हैं, अगर आपके यूनिट टेस्ट हो रहे हैं तो उसको अच्छा प्रिपेयर करने के लिए होगा, पहले टेस्ट ज़रूरी होंगे, वो टेस्ट होंगे, फिर यूनिट टेस्ट होंगे, ठीक है, फिर उसके बाद में हाफ ईयरली हो जाता है, एनुअल्स हो जाते हैं। कुछ ऐसा एग्ज़ाम्स का जो पैटर्न होता है वो सारा इसीलिए ज़रूरी है कि एनुअल एग्ज़ाम्स तक आपका सिलेबस जो है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, आपका माइंड सेट हो जाएगा, आपको वर्बली जो सारा सिलेबस है वो अच्छे से माइंड में मेकअप हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। तो आप क्या करते हो, अपना टाइम पीरियड उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल सेट कर लेते हो, ठीक है। मीन्स अगर आपको 5 चैप्टर्स करने हैं तो आप उसको डिवाइड कर लोगे, नहीं 1 वीक में मुझे 1 चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, उसके जितने भी सारे क्वेश्चंस होते हैं, एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे आपको प्रिपेयर करने। तो क्या होगा, आफ्टर 5 वीक और 4 वीक और 5 वीक आपकी क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो जाएगी कि फिर वो 5 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे। अगर उसमें से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कुछ हो जाते हैं तो आप उसको भी अच्छे से अटेंड कर पाओगे। तो यही पैटर्न जो होता है सेपरेशंस होता है। और ये इसी के कंपैरिजन में अगर आपको ये लगे कि नहीं कल के कल ही आपको 5 चैप्टर सारे करने, तो एकदम हौश पौश हो जाएगा, ठीक है। हौश पौश में आप क्या करोगे, प्रिपेयर ही नहीं कर पाओगे। तो सेम ऐसा होता है, पावर्स को क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है, जिससे हर एक डिपार्टमेंट अपना काम जब करेगा तो वो बहुत अच्छे से करेगा और जो गवर्नेंस चल रही है वो बेटर वे में अपना प्रेजेंटेशन कर पाएगी, अपना बेस्ट जो परफॉर्मेंस है वो दे पाएगी। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। फर्स्ट इज लेजिस्लेचर एंड द सेकंड इज एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। फर्स्ट क्या हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, सेकंड हो गया एग्जीक्यूटिव, थर्ड हो गया जुडिशरी सिस्टम। ये 3 जो होते हैं इसके ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। This legislature refers to our elected representatives. The executive is a smaller group of people.
लेजिस्लेचर क्या करता है, एक अगर वर्बली मैं आपको बताऊँ, लेजिस्लेचर का मीनिंग होता है टू मेक्स लॉ, वो सिर्फ लॉ बनाने का काम करता है। एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन करेगा, वो जो लॉ बन गए हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा, उन पे अप्लाई करेगा, उनको एक्चुअल प्रैक्टिकल फॉर्म में करने का काम करता है। जुडिशरी ऑर्गन क्या करता है, इन सबको जस्टिफाई करता है, इनका जस्टिस करता है। अगर कोई लॉ सही नहीं बना है तो उसके अगेंस्ट आप बात कर सकते हो, आप किसी भी कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो, आपकी हियरिंग हो जाएगी, आपकी बात सुनी जाएगी। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो एग्जीक्यूट करने में है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में, या आपके साथ एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो भी आप कर सकते हो, जस्टिफिकेशन मांग सकते हो, तो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, वो होता है जुडिशरी। नाउ द लेजिस्लेचर रेफर्स टू अवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। The executive is a smaller group of people who are responsible for implementing laws and running to the government. अब जो एग्जीक्यूट होता है वो एक छोटा ही ग्रुप होता है जो लॉज बने हैं, लेजिस्लेचर ने जो भी रूल्स बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करना, उसका काम करता है। द जुडिशरी ऑफ विच यू विल रीड मोर इन यूनिट 3। अब आप यूनिट 3 में ये चीज़ देखोगे, इस बुक की जो हमारा सिविक्स की बुक है उसके यूनिट 3 में ये चीज़ आएगा कि कैसे ये परफॉर्मेंस करता है जुडिशरी सिस्टम टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन दिस कंट्री। वैसे मैं आपको बता दूँ, इंडिया में जो कोर्ट सिस्टम है वो 3 बेसिस पे काम करता है। एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल और सबऑर्डिनेट कोर्ट, और एक होता है जो स्टेट लेवल पे होता है वो होता है हाई कोर्ट, और एक जो कंट्री लेवल पे डिसीजंस लेने का काम करता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट। इन ऑर्डर, ये सारी डिटेल जो है इसकी वो हम 3rd यूनिट में देखेंगे। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिस यूज़ ऑफ पावर बाय एनी वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। अब एक्चुअली ये क्यों होता है ये सिस्टम, ताकि कोई भी ब्रांच जो है, कोई भी दूसरा डिपार्टमेंट है, वो ब्रांच क्या करेगा, अपने किसी भी राइट का मिसयूज़ नहीं करेगा, किसी भी पर्सन सिटीज़न के साथ में क्या होगा, कुछ एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, उसका कोई राइट जो है वो नहीं छीना जाएगा, इसके लिए ये बनाई हुई है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन्स शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। अब ये जो भी सारी ऑर्गन्स है इन सब का खुद का एक पर्सनल पर्टिकुलर परफॉर्मेंस होता है, और ये एक दूसरे में इंटरफेयर जो होते हैं वो नहीं कर सकते। थ्रू दिस ईच ऑर्गन एक्ट्स एज अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड दिस एंश्योर्स द बैलेंस ऑफ द पावर बिटवीन ऑल 3। अब ये तीनों जो ऑर्गन्स होते हैं इन तीनों में बहुत अच्छे से बैलेंस रहता है। देखो जुडिशरी सिस्टम के मैटर, सबसे पहले तो जुडिशरी सिस्टम कभी ना तो लेजिस्लेचर में इंटरफेयर करेगा और ना ही वो एग्जीक्यूटिव में इंटरफेयर करेगा, ठीक है। वो तब तक इंटरफेयर नहीं करता जब तक कोई मैटर खुद उसके पास नहीं जाता, जुडिशरी सिस्टम के पास कोई मैटर नहीं जाता तब तक। और ना ही लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में करता है, ना एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में कोई भी इंटरफेयर कर सकता है। नाउ तो मैंने आपको ये बताया था कि चैप्टर जो है ये पूरा ओवरऑल सिर्फ इस चीज़ पे बेस्ड है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द ऑर्गन्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट कितने बेसिस पे काम करता है, उसके की फीचर्स क्या होते हैं। मैंने आपको सारे क्वेश्चंस जो थे इसमें फाइंड आउट करके जो भी वेरी शॉर्ट और एडिशनल क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपको एक्सप्लेन किए हैं। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड आई विल प्रोवाइड you the PDF of the question answers also. Thank you.